गोट फार्मिंग से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएं। इस तरह की सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ही हम गोट फार्मिंग से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए का इस फार्मिंग से दावा कर रहे हैं। अगर हम इससे इतना पैसा नहीं कमा सकते तो उनकी वजूहात क्या हैं। तो इस चीज़ पे आज रोशनी डालूंगा। सबसे पहली बात, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गोट फार्मिंग से करोड़ों रुपए कमाएं जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा एक चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, मोबाइल फ़रोख्त कर रहा है या मोटरसाइकिल फ़रोख्त कर रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है, अगर वो उसके अंदर फॉल्ट, उसके अंदर पैदा होने वाली बीमारियां, उसकी एहतियाती तदाबीर बताएगा तो लेने वाले के ज़हन में शक पैदा होगा, उसकी ख़रीदो फरोख्त इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम एक चीज़ को बेचते वक्त ये बताएंगे कि ये बहुत मुनाफा बख्श है, बहुत फ़ायदा मंद है, तो उसकी सेल ज़्यादा होगी। तो ये लोग जो करोड़ों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वही लोग हैं जिनका अपना बिजनेस है ख़रीदो फरोख्त का। ठीक हो गया, तो इससे इनका बिजनेस ज़्यादा चमकता है। अब दूसरी बात ये कि गोट फार्मिंग के अंदर मैं सालों से लोगों को गोट फार्मिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरह करनी है, वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, पेट के कीड़ों की डिवर्मिंग क्या है, ब्रीडिंग शेड्यूल क्या है, कैसे क्रॉस करवाना है, ब्रीडर कैसा होना चाहिए, ब्रीडर बकरी कैसी होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई। लेकिन इस बात पे कि करोड़ों कमा लेंगे, ये नामुमकिन है गोट फार्मिंग से। सवाल नंबर 2 ये है कि अगर इसके अंदर करोड़ों का पोटेंशियल है तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो इतने अमीर लोग, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक लोग बैठे हुए हैं, वो गोट फार्मिंग के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। ये हो गया सवाल नंबर 1। इसका जो लोग ये दावा कर रहे हैं उसका ये जवाब दें कि वो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक मुनाफे बख्श बिजनेस नहीं है, ये मुनाफे बख्श बिजनेस ज़रूर है सीखने के साथ। अब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इन वीडियोस को देख के फ़ौरन गोट फार्मिंग शुरू कर दी, लेकिन उनको अलिफ बे भी नहीं पता। ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, लोग ये दावा करते हैं कि ये पैगम्बराना पेशा है, इसके अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। बिल्कुल रखी है, पैगम्बराना पेशा बिल्कुल है। लेकिन जब ये बात मेरे सामने आती है कि ये नबियों का पेशा है, तो दूसरी बात मेरे जहन में ये आती है, हो सकता है आपके जहन में ये ना आई हो, या हो सकता है आपके पास इसका जवाब हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हैं कि क्या पैगम्बराना जो पेशा, जो अल्लाह ने पैगम्बरों को चीज़ दी, वो आसान हो सकती है? नहीं, आसान नहीं होगी, वो हमेशा मुश्किल होगी। तो उसको सीख के करना चाहिए। मेरा दावा ये है कि आप करें, मुनाफे बख्श है, करोड़ों वाला नहीं है, लेकिन सीख के स्टार्ट करें। ठीक हो गया। अब आते हैं टेक्निकल बात पे कि ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस इंडिया और पाकिस्तान में क्यों नहीं है। इसके मुकाबले में, गोट फार्मिंग के मुकाबले में खड़ी है डेयरी फार्मिंग, इसके मुकाबले में खड़ी है पोल्ट्री फार्मिंग, इसके मुकाबले में खड़ी है फिश फार्मिंग, फिर आती है जी गोट फार्मिंग। अब आप देखें, एक बाज़ार का आप विज़िट करें, पोल्ट्री की आपके सामने हज़ारों दुकानें होंगी एक ही बाज़ार के अंदर, हज़ारों दुकानें। वजह क्या है? डिमांड भी अच्छी खासी है, सप्लाई भी अच्छी खासी है। डिमांड क्यों ज़्यादा है जी? रेट सबसे ज़्यादा कम है। फ़िश की डिमांड क्यों ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाती है? 300 से लेके 1000-1200 तक फ़िश आम तौर पे अवेलेबल है, तो हर बंदा इस्तेमाल करता है। पोल्ट्री के अंदर न सिर्फ गोश्त, पंजे, कलेजी, फेफड़े, हर चीज़ इसकी एट द एंड जो वेस्ट मटेरियल बचता है, अंतड़ियाँ बचती हैं, वो भी किसी न किसी इस्तेमाल में होती हैं। डिमांड भी ज़्यादा, कीमत कम होने की वजह से सप्लाई भी उतनी। दूसरे नंबर पे फ़िश, रेट कम है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है। तीसरे नंबर पे डेयरी फार्मिंग, दूध की प्रोडक्ट आप जगह जगह देख लें, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, खोए का इस्तेमाल, कुल्फ़ियों का इस्तेमाल, मिठाई वाली जो जितनी सारी चीज़ें, उनके अंदर हर चीज़ के अंदर दूध इस्तेमाल हो रहा है, गाय का, भैंस का। ठीक हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी उतनी मौजूद है। इस वजह से, और ये है कि इसके ना ही गोश्त की ज़्यादा कीमत है, ना ही दूध की ज़्यादा कीमत है। अब इसके बरक्स जो चौथे नंबर पे खड़ी है, वो क्या है? गोट फार्मिंग। दूध पाकिस्तान के अंदर इसकी डिमांड नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस्तेमाल भी है, डिमांड भी है। जो दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ वगैरह, उनकी डिमांड भी है, इस्तेमाल भी है। पाकिस्तान के अंदर रह गया बाकी गोश्त। अब आप लोग क्या कहते हैं कि जी डिमांड और सप्लाई का चक्कर है, बकरियों की डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो उन लोगों से दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर भैंसों की जो तादाद है वो 4 करोड़ 10 लाख है, जो गाय है उसकी तादाद 4 करोड़ 96 लाख है,
7 करोड़ 80 लाख तादाद है बकरियों की। इसका मतलब सप्लाई इसकी मौजूद है। जो भेड़ें हैं 3 करोड़ 9 लाख इनकी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सबसे ज़्यादा फिगर जो है वो बकरियों का खड़ा हुआ। इसका मतलब सप्लाई है, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड कम हो जाती है। एक बंदा जो गोश्त है बकरे का वो आम तौर पे मार्केट में मिल रहा है जी 2000 का, 2100-2200 पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहा है। इसके साथ जो बड़े जानवर का गाय भैंस का गोश्त खड़ा हुआ है वो 1000, 1100, 1200 पे खड़ा हुआ है। जो मुर्गी का गोश्त है वो 300, 400, 500 इसके बीच ऊपर नीचे होता रहता है। मछली भी यहीं खड़ी हुई है। अब एक चीज़ जो इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है उसके बरक्स चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो लोग वो सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सप्लाई इसकी पूरी है, मैंने आपको बताया 7 करोड़ 96 लाख का फिगर है बकरियों का, 3 करोड़ 9 लाख का फिगर है जी भेड़ का। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई इसकी है। अब इससे करोड़ों क्यों नहीं कमाया जा सकता? वजह इसकी ये है कि लोग बगैर सीखे इंटर हो जाते हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। बकरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर है। मैंने अपने सामने कई फार्म इस तरह बगैर सीखे हुए, बगैर तजर्बे के स्टार्ट किए हुए तबाह होते देखे हैं। आप ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले सीखें। अब उसमें जो चीज़ें आती हैं, वैक्सीनेशन कैसे करनी है, ब्रीडिंग शेड्यूल क्या है, बच्चों की देखभाल किस तरह करनी है, न्यूट्रिशन क्या रखनी चाहिए, जो मादा जानवर प्रेग्नेंट है उसकी न्यूट्रिशन क्या है, उसका ख्याल किस तरह, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि गोट फार्मिंग नाकाम होती क्यों है, उस नाकामी की वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है। बहुत शुक्रिया।